So today we are doing the case law on assessment of entities. The number one case law is CIP versus Govind Bhai Mamaiya 2014. So in this case, what happens? So land is inherited in the names of three persons. So like they are brothers, and this land is compulsorily acquired by government. It means they will get some compensation, and if there is a delay in compensation, they will get interest also. So question is whether this capital gain or interest which they receive on a delay in compensation, so it will be taxable in the hands of individual persons or as a AOP. So it has been decided in this case law that it is taxable in their individual hands. It means we have to calculate this capital gain or interest. It will be divided among the three persons in aggregate ratio, whatever is given. So then individually it will be taxable, and it is not taxable as AOP. It means we cannot treat these three persons who are legal heirs as an association of a person. It means they are this is taxable as individual. So similar to this, another case law is our Sudhir Nagpal versus ITO 2012. उसमें भी एक लैंड है which is inherited in names of co-owners. ओनर्स में जैसे ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हैं, दे आर ज्वाइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. इनहेरिटेड होता है जब विल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलती है. तो उस ये सिर्फ लैंड है, किसी लोग रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, प्रॉपर लैंड है. अब उस लैंड से उनको मिल रही है रेंटल इनकम फ्रॉम सच लैंड. तो क्वेश्चन ये है कि ये किस हैग में टैक्सेबल होगी. तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है क्योंकि ये लैंड है किसी नो रेजिडेंशियल हाउस, तो उससे जो रेंटल इनकम आएगी इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और फर्स्ट डिसीजन तो ये था कि ये हमारा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज के हैग में. सेकंड क्वेश्चन फिर वही है कि ये टैक्सेबल होगी उनके इंडिविजुअली हैंड्स में या एज ए एओपी. वो वी आर ऑल्सो को ओनर्स. जब को ओनर्स होते हैं उनका हम प्रोपोर्शनल शेयर कैलकुलेट करते हैं, जो जितना भी बनेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा उनके इंडिविजुअल हैंड्स में एंड नॉट एज एओपी. एओपी हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने कोई फर्म को बनाई नहीं है, बस ये ज्वाइंट ओनर्स हैं, तो उसको हम एओपी नहीं मानेंगे, बट दे आर इंडिविजुअल पर्सन. तो इंडिविजुअल के नाम से अगले सोर्सी के हेड में जितना जितना उनका रैंक बनेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो अनदर केस लॉ है सीआईटी वर्सेस डीएल नंद गोपाला रेड्डी 2014. उसमें भी था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चली आ रही है बहुत पुरानी जैसे फैमिली की, एंड दिस वाज एक्वायर्ड एज ए शेयर ऑफ एचयूएफ. इट मीन्स हिंदू एंड की फैमिली है उसका पार्टीशन हो जाता है, तो एक पर्सन को लेके से जो एक्स है उसको उसका शेयर जो था वो रिसीव हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. अब इसकी भी डेथ हो जाती है तो इसकी विल के थ्रू ये ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है एसएससी को और उसके स्पाउस को. मे बी जो एक्स है उसकी डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उसके सन को और उसके स्पाउस को ऑन डेथ ऑफ फादर. इट मीन्स अब ये एचयूएफ प्रॉपर्टी चली आ रही है तो ये भी एचयूएफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्योंकि दोनों के नाम. तो इसमें जब एक एचयूएफ की प्रॉपर्टी मिली फादर को, वो भी एचयूएफ के नाम से टैक्सेबल थे. जब फर्दर आगे सन को मिलती है या डॉक्टर को या उसके स्पाउस को, वो भी एचयूएफ ही मानी जाती है. तो यही क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिविजुअली मतलब टैक्सेबल होगी एसएससी के नाम से और स्पाउस के नाम से, या ये उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी एज एचयूएफ मानी जाएगी. तो it has been held in this case since original property was HUF property, so on transfer through will again it is considered as a HUF property. तो अब भी ये HUF की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी एंड इट विल बी, इससे जो भी इनकम आएगी इट विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ HUF के नाम से टैक्सेबल होगी एंड नॉट इंडिविजुअली. क्योंकि उस इनकम को हम डिवाइड नहीं करेंगे एसएससी और उसके स्पाउस में, उनकी कंबाइंड इनकम एचयूएफ के नाम से टैक्सेबल हो जाएगी. तो अनदर केस लॉ है सीआईटी वर्सेस अनिल हार्डवेयर स्टोर 2010. इसमें था कि जैसे पार्टनरशिप डीड में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितना रेमुनेशन पे करोगे पार्टनर को, और वो अलाउड एक्सपेंस माना जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होता है कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे टू पार्टनर. पर इस केस में क्या है, पार्टनरशिप डीड ने ये स्पेसिफाई किया है कि आपने जो रेमुनेशन है पार्टनर्स का वो किस तरीके से डिटरमिन करना है. इट मीन्स
Gauge specifies only manner of fixation of remuneration, कि किस तरीके से रेमुनेशन फिक्स करना है, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई पेमेंट और रेमुनेशन। पर गेज में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमने रेमुनेशन जो हम फिक्स करेंगे वो पे भी करना है पार्टनर को। तो क्या फिर उसकी डिडक्शन मिलेगी फर्म को, जो पार्टनरशिप फर्म है, फॉर दिस रेमुनेशन विच इज पेबल टू पार्टनर। तो इसमें डिसीजन था इट इज अलाउड एट एक्सपेंस अंडर सेक्शन 40B। तो 40B में जो भी रेमुनेशन होता है पार्टनर का वो अलाउड होता है एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये है कि जब वीग ने ये मेंशन कर दिया कि किस तरीके से रेमुनेशन फिक्स करना है मैनर, तो ये इम्प्लाइड है कि हमने उसकी पेमेंट भी करनी है पार्टनर्स को। इट मीन मैनर ऑफ फिक्सेशन, इट मीन्स पेमेंट ऑफ रेमुनेशन। तो हेंस इट इज अलाउड एट एक्सपेंस अंडर सेक्शन 40B। मैनेजर केस लॉ है, ये कंपनी से रिलेटेड है। तो जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JCIT वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड, इसमें था कि कंपनी को टैक्स पे करना है कंपनी असेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB। तो जब नॉर्मल टैक्स हमारा कम बनता है और बुक प्रॉफिट के बेस पर जो जिसको मैट कहते हैं हम, उसका टैक्स ज़्यादा बनता है, तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 115 JB, जिसका नाम है मैट। अब यदि आप मैट की पेमेंट डिले कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि जब आप इनकम टैक्स टाइम पर पे नहीं करोगे, जैसे एडवांस टैक्स है या आपने उसको पे नहीं किया टाइम पे, तो फिर आपको सेक्शन 234B और 234C में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आपका जो मैट बना वो भी आपने एज एडवांस टैक्स पे नहीं किया, डिले कर लिया है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? यस, इट इज हेल्ड बैक कि जो भी मैट है ये भी हमारा टैक्स माना जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑन टैक्स पेएबल एज मैट अंडर सेक्शन 115 JB। जो आप मैट पे कर रहे हो वो टैक्स ही है हमारा, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यदि आप टाइम पर या ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं करते हो। तो अब PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में मेंशन किया है। The next case law we have CIT versus so FJ Forgings Limited 2001. So in this case what happens is company makes a provision for gratuity as per actuarial valuation. जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं तो वहाँ पे एक एक्चुअरी होता है जो डिटरमिन करता है कि कितनी आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है ग्रेचुटी के लिए, तो वो आपने बनाई है। तो क्वेश्चन है कि जो प्रोविजन बना रहे हैं आप एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन, इवन को इनकम टैक्स में अलाउड नहीं भी है आपको, तो वेदर इट इज असर्टेन्ड लायबिलिटी और नोट। तो इन दिस केस इट इज हेल्प बैक, देखिए आप ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रहे हैं एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन अप टू दैट अमाउंट, इट इज असर्टेन्ड लायबिलिटी। जो असर्टेन्ड लायबिलिटी होती है इट इज अलाउड एट डिडक्शन और बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB। एक नहीं, जब आप नॉर्मल टैक्स से कैलकुलेट करके हैं ना इनकम टैक्स से, तो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर इसमें होता है कि जितना प्रोविजन ग्रेचुटी का अलाउड है अंडर सेक्शन जो भी आपका बना हुआ है सेक्शन 36 है या सेक्शन 40 है, उसके बेस पर वो अलाउड होता है। बट इस केस में बुक प्रॉफिट के लिए यदि आपने प्रोविजन बनाया है एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पर, चाहे वो सेक्शन 36 से ज़्यादा भी है, वो भी अलाउड हो जाएगा आपको टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। ये इसका मेन पॉइंट है। तो एक केस आता है नजर वन, तो अपोलो टायर्स वर्सेस CIT, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, बुक प्रॉफिट के लिए ही है। CIT वर्सेस VK लाल इन्वेस्टमेंट कंपनी 2001 में, और NJ जोस एंड कंपनी वर्सेस ACIT 2010 में। तो जैसे जोकिंग केस लाज होते हैं तो आप उसमें से जो लेटेस्ट होता है आप उसको मेंशन कर सकते हैं यदि आपको उसका नाम याद है। इसमें है कि आपको जैसे LTC की मिलता है, हम बुक्स में क्रेडिट करते हैं जितना सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आप P&L में क्रेडिट करते हो ना कैपिटल गेन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसमें हम इंडेक्सेशन कॉस्ट नहीं लेते, उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू लेते हैं। अब ये LTC मिला आपको, वो क्रेडिट करके आपने P&L में, बट इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी या कोई जंप हो जाएगा आपका सेक्शन 54 में, 54F में, 54EC में, जहाँ भी आपको एग्जम्पशन मिल रही है। तो क्वेश्चन ये है, या कई बार होता है जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे कर दिया है तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 112A में, नॉट टैक्सेबल है अप टू 1 लाख, जो इसकी प्राइसिंग लिमिट चल रही है अप टू ₹1 लाख। तो क्वेश्चन है कि अब जब ये एग्जम्पशन भी आपको मिल गई है या वो टैक्सेबल भी नहीं है, फिर आपने P&L में क्रेडिट कर दिया है, तो क्या आपने इसको बुक प्रॉफिट में लेना है अंडर सेक्शन 115 JB?
उसका भी रूल ये है इट इज अलाउड एज ए इनकम फॉर बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 के भी। एक में यदि आपने एलटीसी की क्रेडिट कर दिया है पीएनएल में, चाहे वो जम्क भी है, चाहे वो टैक्सेबल नहीं भी है, फिर भी बुक प्रॉफिट में हम उसको इंक्लूड करेंगे, इट इज अलाउड एज ए इनकम। वो आपकी इनकम मानी जाएगी, मीन्स बुक प्रॉफिट माना जाएगा अंडर सेक्शन 115 जे बी। नेक्स्ट केस लॉ है बच्चा एफ गुजार वर्सेस सीआईटी 1955 में। इसमें यदि टी कंपनी है तो वो अर्न करके एग्रीकल्चरल इनकम। तो टी कंपनी में हम देखते हैं कि यदि आप जो टी के लीव्स होते हैं उसको सेल करके जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, और यदि आप प्रोसेसिंग करके भी सेल करते हैं उसमें भी 60% हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। अब टी कंपनी का प्रॉफिट आ गया एग्रीकल्चरल, उसमें से उसने दे दिया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को। अब क्वेश्चन है कि क्या जो डिविडेंड है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा शेयर होल्डर के लिए? लेकिन कोई एग्रीकल्चर इनकम है फिर तो बस जम्प हो जाएगा। और तो इसमें डिसाइड हुआ था कि डिविडेंड आपको मिलता है शेयर्स के ऊपर। डिविडेंड को अर्न करने के लिए हमने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, वो कंपनी ने परफॉर्म की है, नॉट शेयर होल्डर ने। तो इसलिए जो डिविडेंड मिलेगा आपको इवन गो आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो किसी नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। और इस केस में डिविडेंड पर प्रेजेंटली कंपनी ने टैक्स पे करना है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेएबल बाय कंपनी। तो कंपनी किस सेक्शन में पे करती है? अंडर सेक्शन 115 ओ। तो उस सेक्शन में कंपनी को डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और ये एग्जम्प्ट नहीं है। तो अनदर केस लॉ है तो सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस आईटीओ 2009, और इसी से एक लेटेस्ट केस लॉ आया है आईटीओ वर्सेस वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी 2018। तो इसमें ना एक अप्लाई होता है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। इसमें जैसे कुछ मेंबर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, फिर उस मेंबर्स जो है कुछ फंड कंट्रीब्यूट करते हैं और उस फंड को यूटिलाइज करती है सोसाइटी उन्हीं के बेनिफिट के लिए। अब क्वेश्चन राइज हुआ कुछ सोसाइटी को रिसीट्स मिल रही हैं अपने मेंबर से, जैसे ट्रांसफर फीस है, मेंटेनेंस चार्जेज है, लिफ्ट है, गार्डन मेंटेनेंस चार्जेज एक्सेट्रा। तो क्या ये उसकी इनकम मानी जाएगी सोसाइटी की? तो इट इज हेल्ड जाएगा दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स टू फंड ऑफ सोसाइटी। ये सिर्फ एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है मेंबर का, तो इसी फंड को यूज करके सोसाइटी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्हीं के फायदे के लिए ये यूटिलाइज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जिसे जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है ये। तो सोसाइटी और जो उसके मेंबर्स हैं वो सेम ही पर्सन है, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं करके अलग अलग नहीं मानेंगे। तो दिस फॉर इट इज नॉट टैक्सेबल। तो सोसाइटी के लिए ये जो मनी रिसीव होगी मेंबर से दिस इज नॉट टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। तो इसी से एक रिलेटेड एक और फैसला है मद्रास जिम खाना क्लब वर्सेस जीसीआईटी। इसमें मेंबर्स ने मिलकर एक क्लब बनाया है, ऐसे सोसाइटी या क्लब, और उसको भी सरप्लस फंड्स मिल रहे हैं। तो उसने कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव किया मेंबर से, उसमें से एक्सपेंस करने के बाद कुछ सरप्लस रह गया, उस सरप्लस को उसने इन्वेस्ट कर दिया कुछ डिपॉजिट ओपे बैंक में। अब उस सरप्लस के ऊपर जब आपने एफडी करी बैंक में, उसके ऊपर मिला उनको इंटरेस्ट। तो क्या अब इंटरेस्ट इनकम जो हो रही है इस सोसाइटी की, क्या वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी में कवर हो जाएगी? तो इसमें डिसीजन था, तो डिसीजन ऑफ सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी या सरप्लस नहीं है, ये सोसाइटी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रही है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ए बैंक, so therefore interest is not from mutual activity, it is taxable as a income from other sources। तो सिर्फ वही रिसीट्स से हमारी एग्जाम होती हैं जो मेंबर से मिल रहा है पैसा। तो देखिए आपको सरप्लस में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न करके हो, वो फिर आपकी टैक्सेबल होगी। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो और दीज आर केस लॉ रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ एंटिटीज।